Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है. लेट्स स्टार्टेड. सुशे का कन्फेशन सुनकर वहाँ हर कोई शॉक हो चुका था. इतनी ब्यूटीफुल स्माइल और क्यूट फेस के पीछे इतना ज़्यादा डेविल और मास्टरमाइंड दिमाग भी हो सकता है, इस बात पर किसी को अभी तक यकीन हो ही नहीं रहा था. पर सुशे के बात पर कोई डाउट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सुशे और मेंग्याओ बचपन से ही साथ ही में रहे थे और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज थे. इनफैक्ट इस दुनिया में सिर्फ सुशे ही वो इकलौता पर्सन था जो मेंग्याओ की असलियत जानता था, और सुशे के बाद सिर्फ विंग ही मेंग्याओ का असली फेस देख सका था. वरना हर किसी के लिए मेंग्याओ एक अच्छाई की मूरत था. उसकी वो स्वीट बातें और स्वीट सा फेस हर किसी को अपने झांसे में फंसा ही लेते थे. सुशे वहाँ हर किसी का फेस देखता है और अपने चेहरे पर स्माइल लाता है, क्योंकि वो समझ सकता था कि हर कोई कितना शॉक है मेंग्याओ की सच्चाई जानकर. वो स्माइल करते हुए कहता है, आप सब लोगों के चेहरे कितने ज़्यादा शॉकिंग लग रहे थे. किसी ने सोचा नहीं था ना कि वो उस जैसा इंसान जो इतनी अच्छी बातें करता है, इतनी अच्छी और क्यूट सी स्माइल के साथ जीता है, वो ऐसा भी कुछ कर सकता है या सोच सकता है. आप लोग उसकी सच्चाई कुछ भी नहीं जानते हैं. वो बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान था. इनफैक्ट उसने न जाने कितने क्राइम किए थे और उन सब क्राइम में वो मेरे साथ था, और वो मास्टरमाइंड था. वो अपने गुनाहों को इतनी शातिर तरीके से कंप्लीट करता था कि किसी को भी कोई सबूत मिलता ही नहीं था. वो बहुत ज़्यादा होशियार था और उस स्वीट स्माइल के पीछे बहुत सारे राज हाइड करके जीता था. हर कोई सुशे की तरफ ही देख रहा था. पर अचानक सुशे के ट्यून बदल जाती है. उसकी चेहरे पर कोल्डनेस नज़र आने लगती है और वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, पर वो 14 साल का बच्चा, वो बेवकूफ़ छोटा सा बच्चा न जाने कैसे मेंग्याओ की असलियत जान चुका था और उसने मेंग्याओ को मार दिया. पता नहीं, वो बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट था, पर उसे मेंग्याओ अपने जाल में नहीं फंसा पाया, जिस वजह से वो मेंग्याओ से नफ़रत करने लगा था. और इनफैक्ट उसने बहुत सी बार कोशिश भी की मेंग्याओ का असली चेहरा सबके सामने लाने में, पर वो बच्चा था, जिस वजह से कोई भी उस पर यकीन ही नहीं करता था, और उसी के चलते वो मेंग्याओ से नफ़रत करने लगा था. मेंग्याओ ने बहुत कोशिश की थी उसे भी अपने झांसे में फंसाने की, पर वो बहुत ज़्यादा ही शातिर था, जिस वजह से वो मेंग्याओ के झांसे में फंसता ही नहीं था. और उसी छोटे से बच्चे ने मेंग्याओ को जान से भी मार दिया. मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो पिद्दी सा दिखने वाला लड़का इतना बड़ा स्टेप भी उठा सकता है और मेंग्याओ जैसे खतरनाक इंसान को इतनी आसानी से मार सकता है. और उसी की वजह से मेरा और मेंग्याओ का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया. अगर उस दिन मेंग्याओ नहीं मरा होता या विंग ने उसे नहीं मारा होता, तो आज मैं और मेंग्याओ पूरे चाइना पर राज कर रहे होते. पूरी लैंड इंडस्ट्री हम दोनों के कब्जे में होती और जिन इंडस्ट्री भी हम दोनों के पास ही होती. हम चाइना पर रूल कर सकते थे, पर उस बच्चे ने मेरा और मेंग्याओ का पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया. इनफैक्ट उसने मेंग्याओ को जान से ही मार दिया. इतना बोलकर वो अपने दांत पीसने लगता है. अब वहाँ दूसरा शॉक मिला था सबको. मतलब विंग वो पर्सन था जिसने मेंग्याओ को पहचाना था. ऑब्वियसली वो मेंग्याओ से नफ़रत करता था, ये बात वहाँ हर कोई जानता था, पर किसी रीज़न की वजह से उसने मेंग्याओ को मारा था, ये बात वहाँ हर कोई भी नहीं जानता था. और सुशे की बात से ये साफ लग रहा था कि ज़रूर विंग को मेंग्याओ के बारे में कोई बहुत बड़ी बात पता चल गई होगी, जिस वजह से विंग ने इतना बड़ा कदम उठाया. सुशे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहता है, अच्छा हुआ वो मर गया, वरना
मैं तो उसे अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, पर मैं इन सब चीज़ों में फंसना नहीं चाहता था। पर वो कमीना इतना ज़्यादा होशियार निकला कि खुद तो मर गया पर मुझे भी फंसा गया। ये बोलकर वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ कसने लगता है। ये दूसरा शौक था जो सबको लगा था। विंग मर चुका है, ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी। इनफैक्ट मेंग्याओ को जब पुलिस अरेस्ट करने आई थी तब पुलिस ने ये बताया था कि सुशे को जब पुलिस अरेस्ट करने आई थी तब सबको पुलिस ने सबको ये बताया था कि कुछ छोटी मोटी इंक्वायरी है जिसमें सुशे से कुछ सवाल जवाब करने हैं, और जैसे ही सुशे उन सारे सवालों के जवाब दे देगा उसे छोड़ दिया जाएगा। पर विंग के मर्डर का कुछ मामला है, ये बात किसी को पता ही नहीं थी। एक पुलिस ऑफिसर सामने आता है और सुशे की तरफ देखते हुए कहता है, मतलब तुम मानते हो कि वी वुशियान के सुसाइड के पीछे तुम्हारा हाथ है? सुशे उस पुलिस ऑफिसर की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, मैंने ही उसे ब्लैकमेल किया था ताकि वो खुद की जान दे सके। ये बोलकर वो हंसने लगता है। वहाँ हर कोई शॉक हो चुका था और वांग जी तुरंत आगे आता है और वो सुशे की कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, मतलब विंग ने तुम्हारी वजह से सुसाइड किया? तब सुशे वांग जी की तरफ देखता है और उसके हाथ को अपने कॉलर से झटकते हुए कहता है, हाँ, मैंने ही उस बास्टर्ड को कहा था कि अगर वो नहीं मरा तो मैं उसके साथ बहुत बुरा करूँगा। मैंने ही उसे ब्लैकमेल किया था जिस वजह से उसने तुम्हारी आंखों के सामने जान दे दी। इनफैक्ट तुम नहीं जानते होगे ना, पर विंग तुम्हारे घर से भागा भी सिर्फ मेरी वजह से था। मैंने ही उसे बुलाया था और उसे धमकी दी थी कि अगर वो नहीं आया तो मैं उसकी फैमिली को हर्ट करूँगा, जिस वजह से वो तुम्हारे उस सो कॉल्ड कैच से भाग गया और मुझसे ही मिलने आया था। और मैंने उसे 24 घंटे का टाइम दिया था और उस 24 घंटे में उसे मरना था, और उसने वो वादा कंप्लीट भी किया। वो मर भी चुका है, पर वो इतना ज़्यादा होशियार है कि मरते मरते भी मुझे फंसा गया। इतना बोलकर वो नीचे देखने लगता है और गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ और भी कसने लगता है। वांग जी पूरी तरह से शॉक हो चुका था क्योंकि विंग उसके साथ है, ये बात इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता था। और ये बात सुनकर बाकी सब भी शॉक हो चुके थे। कैद? कैसी कैद? इनफैक्ट उन सबको भी आज ही पता चल रहा था कि विंग वांग जी के साथ था। जियांग चैंग आगे आता है और कहता है, वांग जी की कैद में था? क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? और विंग वांग जी के साथ था? तब सुशे हंसने लगता है और कहता है, तुम लोगों को नहीं पता ना, एक्चुअली इस वांग जी ने विंग को 1 साल से कैद करके रखा था। इनफैक्ट उससे जानवरों से भी बदतर बिहेव करता था और उससे अपने घर के सारे काम करवाता था। इनफैक्ट उसे बेड पर भी टॉर्चर करता था। और विंग वो इतना बेवकूफ़ था कि इस लैन सिचन की तरह ही वांग जी पर अंधा विश्वास करता था। जैसे मेंग्याओ ने लैन सिचन को फंसा लिया था ना, वैसे ही वांग जी ने विंग को फंसा लिया था अपने झूठे प्यार के जाल में। इनफैक्ट एक बात तुम लोगों को और नहीं पता होगी, विंग वांग जी का हस्बैंड है। ये सुनकर तो वहाँ सबको तीसरा झटका लगा था। मतलब आज का दिन ही अजीब था, एक से बढ़कर एक शॉक मिल रहे थे सबको। पहले तो मेंग्याओ की सच्चाई, बाद में विंग मर चुका है। विंग ने मेंग्याओ को क्यों मारा इस बात का पूरा खुलासा तो नहीं हुआ था, पर फिर भी ज़रूर मेंग्याओ की ही गलती अब सबको नज़र आ रही थी। इतने साल तक जो लोग सोच रहे थे कि विंग ने मेंग्याओ को मारा तो ज़रूर विंग की गलती होगी, आज अचानक वो थिंकिंग बदल चुकी थी। अब सबको लगता था कि मेंग्याओ की ही कोई गलती होगी जिस वजह से विंग ने उसे मारा। और ऊपर से विंग वांग जी का हस्बैंड था, ये बात तो सबके लिए और शॉकिंग थी। जियांग चैंग और एक कदम आगे आते हुए कहता है, मतलब विंग वांग जी से प्यार करता था और 1 साल तक वो वांग जी के साथ था? तब सुशे हंसते हुए कहता है, वो अपनी मर्जी से इसके साथ नहीं था,
इसने उसे कैद करके रखा था और जानवरों से भी बदतर सलूक करता था उसके साथ। इनफैक्ट शादी के पहले ही दिन इसने उसे अपने घर में कैद कर लिया और उसके पैरों में शायद जंजीर भी डाली थी। मुझे इतना कंफर्म तो नहीं पता, पर फिर भी अगर विंग का मास्टर यहाँ खड़ा है तो आप लोग इससे पूछ सकते हैं कि इसने विंग के साथ क्या क्या किया है। इतना बोलकर वो वांग जी की तरफ देखने लगता है और वांग जी, उसका सिर गिल्ट की वजह से नीचे झुक चुका था। जो आंखें आज तक कभी भी नीचे नहीं झुकी, आज उन आंखों में गिल्ट भी था और वो नीचे भी झुक चुकी थी, क्योंकि मेंग्याओ की सच्चाई वांग जी भी नहीं जानता था। वांग जी को भी यही लगता था कि मेंग्याओ बहुत अच्छा इंसान था, पर आज जब मेंग्याओ की सच्चाई उसे पता चली तो वो भी शॉक था और उसे भी अब खुद की गलतियों पर रिग्रेट हो रहा था। अचानक बहुत ज़ोर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। यानली बेहोश हो चुकी थी। जैसे ही सब ये नोटिस करते हैं, वैसे ही जिन जुशन बहुत ज़ोर से यानली का नाम लेता है और उसकी तरफ भाग के जाता है, और जियांग चैंग भी। इनफैक्ट सारी फैमिलीज ही यानली की तरफ भागने लगती है। यानली को जिन जुशन अपने बाहों में उठा लेता है और डॉक्टर को बुलाने का कहकर उसे तुरंत ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। यानली जिनजुशान की बाहों में अनकॉन्शियस थी। जिनजुशान उसे रूम में लेके जाता है और लेटा देता है। जियांग चंग ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था। थोड़ी देर बाद वहाँ डॉक्टर आते हैं, यानली को चेक करते हैं और बताते हैं नॉर्मल बात है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, पर इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका था जिस वजह से ये अनकॉन्शियस हो गई है। कुछ मेडिसिन लिख के देते हैं और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब फिर से सब नीचे आ जाते हैं। अभी भी सुशे को पुलिस ने पकड़ के रखा था और अब तक पुलिस ने जिन फैमिली को भी वो सारे सबूत दे दिए थे, जिसमें ये समझ में आ रहा था कि मेंग्याओ और सुशे ने जिन फैमिली की प्रॉपर्टी के साथ भी बहुत घोटाला किया था और जिन्स के बहुत सारे पैसे सुशे के पास थे। इस बात से सुशे डर चुका था क्योंकि जिन फैमिली बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थी। इसीलिए सुशे शांति से पुलिस के साथ जाने के लिए रेडी हो चुका था। इनफैक्ट अब वो खुद पुलिस के साथ अपनी मर्ज़ी से जा रहा था, क्योंकि गलती से अगर वो पुलिस के हाथों छूट जाता और जिन फैमिली के हाथ लग जाता तो उसकी बॉडी भी किसी को नहीं मिलती। ऑब्वियसली जिन फैमिली अपनी पैसों के लेकर बहुत ज़्यादा ही लालची किस्म की फैमिली थी और ये बात सब जानते थे। और सुशे जैसे पर्सन ने मेंग्याओ के साथ मिलकर उन्हें पैसों के लिए धोखा दिया है और इतना सारा पैसा अपने पास लिया है जिन फैमिली का, ये जानकर तो वहाँ बहुत सारे लोग शॉक थे और सुशे उसके पसीने छूट चुके थे, जिस वजह से वो खुद ही अब चाहता था कि पुलिस उसे अपने साथ ले जाए, जिस वजह से उसने अपने सारे क्राइम मान लिए थे और खुद पुलिस के साथ जाने के लिए रेडी था। थोड़ी देर बाद सुशे को पुलिस अपने साथ लेकर चली जाती है और सुशे के जाते ही एक पर्सन जिन हाउस में एंटर करता है। उस पर्सन ने कुरियर बॉय का ड्रेस पहना हुआ था। वो पर्सन अंदर आता है और जिन यानली का नाम लेकर बुलाने लगता है। जिन जुशन तुरंत उस पर्सन के सामने आता है और खुद को जिन यानली के हस्बैंड की तौर पर इंट्रोड्यूस करता है उस पर्सन से। तब वो पर्सन एक लेटर निकालता है और कहता है इसे जिन यानली को देना है। जिन जुशन उस लेटर को अपने हाथ में लेने जाता है तो वो पर्सन तुरंत उस लेटर को पीछे खींच लेता है और कहता है नहीं, मुझे स्ट्रिक्टली ऑर्डर मिले हैं कि इसे जिन यानली के हाथ में ही देना है, किसी और के हाथ में इसे नहीं देना। सब वहाँ थोड़ा शॉक तो थे, पर फिर भी जिन जुशन बोलता है कि यानली की तबीयत ख़राब है, जिस वजह से मैं उसका हस्बैंड हूँ तो मैं ये लेटर ले ही सकता हूँ। वो पर्सन तुरंत ना कह देता है और कहता है ठीक है, यानली की तबीयत अगर ठीक नहीं है तो मैं बाद में आ जाऊँगा,
पर ये लेटर मैं किसी और को नहीं दे सकता। ये जिसने भी दिया है उसका ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि ये जिन यानली के अलावा किसी और के हाथ में नहीं लगना चाहिए। वहाँ हर कोई शॉक था ये सुनकर, क्योंकि जिन यानली मतलब यानली कोई ऐसी पर्सन नहीं थी जो कुछ सीक्रेट वगैरह रखती, और ऐसा लेटर ये सबके लिए थोड़ा शॉकिंग था। जिन जुशन अपने बात पर थोड़ा जोर देते हुए कहता है कि यानली की तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ इशू है, और वो कब जागेगी ये पता नहीं। बाद में आने से अच्छा है कि जिन जुशन उसका हस्बैंड है तो वो उसे ये लेटर हैंड ओवर कर सकते हैं। बाद में यानली के होश में आने के बाद वो यानली को पर्सनली ये लेटर दे देगा। वो पर्सन कुछ देर तो सोचता है, फिर कहता है ठीक है, ये लेटर यानली मैम को ही देना और उन्हें बताना कि ये किसी स्पेशल पर्सन की तरफ से है। इतना बोलकर वो लेटर जिन जुशन को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। जिन जुशन को जैसे ही स्पेशल पर्सन ये वर्ड उसने सुना था वो थोड़ा क्यूरियस हो चुका था। ऑब्वियसली उसकी वाइफ है और उसकी वाइफ की लाइफ में और ऐसा कौन सा स्पेशल पर्सन है जिसने उसे लेटर भेजा है, खासकर ये कहकर कि किसी और को ना देना। ये थोड़ा डाउटफुल था, जिस वजह से वो लेटर ओपन करने लगता है। पहले तो उसे हेजिटेट होता है, पर फिर भी ऑब्वियसली यानली उसकी वाइफ थी तो वो ये लेटर पढ़ने का हक रखता है, जिस वजह से वो उस लेटर को ओपन कर देता है और उस लेटर को पढ़ने लगता है। हर किसी का ध्यान उसी की तरफ था, क्योंकि सबने भी उस कुरियर बॉय की बातों को क्लियरली सुना था। जैसे ही जिन जुशन उस लेटर को पढ़ना एंड करता है वो पूरी तरह से शॉक हो चुका था और उस लेटर को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। इनफैक्ट उसकी आंखों में हल्के से आंसू भी नज़र आने लगे थे और वहाँ किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि हर किसी ने जिन जुशन के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे उसे बदलते हुए क्लियरली देखा हुआ था। तब जियांग चैंग आगे आता है और जिन जुशन की तरफ देखता है और कहता है किसका लेटर है ये और क्या हुआ। जिन जुशन कुछ भी नहीं कह रहा था और वो अभी भी उस लेटर की तरफ देख रहा था। जियांग चैंग आगे आता है और वो उस लेटर को जिन जुशन के हाथ से खींच लेता है और उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे ही उसने भी वो लेटर ख़त्म किया था उसकी भी आंखों में हल्की सी नमी नज़र आने लगी थी और वो भी पूरी तरह से शॉक हो चुका था। अब सारे लोगों के अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो और भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि दो स्टिफ पर्सन ऑब्वियसली जिन जुशन और जियांग चैंग दोनों भी थोड़ी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी के पर्सन थे। जिन जुशन तो ठीक है थोड़ा बहुत सॉफ्ट भी था, बट जियांग चैंग वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ पर्सन था और उसकी आंखों में आंसू देखना बहुत रेयर कंडीशन थी, जिस वजह से हर कोई क्यूरियस था कि उस लेटर में आखिर लिखा क्या है। तो अब जियांग फैंगमियान आगे आते हैं और जियांग चैंग को कहते हैं क्या है उस लेटर में। जियांग चैंग भी कुछ नहीं कह रहा था और वो भी अपनी ही सोच में गुम था। तब जियांग फैंगमियान उस लेटर को ले लेते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। जियांग फैंगमियान भी जैसे जैसे उस लेटर को पढ़ रहे थे वो भी बहुत शॉक नज़र आ रहे थे। अब हर किसी की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ने लगती है कि उस लेटर में आखिर ऐसा है क्या। जियांग फैंगमियान ने जब उस लेटर को लास्टली पढ़ा था उनके हाथ से तो वो लेटर नीचे गिर चुका था और वो सीधा जाकर लैन सिचन के कदमों में गिरा था। लैन सिचन उस लेटर को उठा लेते हैं और वो पढ़ने लगते हैं। जिनके साइड में ही लान वांगजी भी खड़ा था तो वो भी उस लेटर को लैन सिचन के हाथ में ही रख के, मतलब लैन सिचन ने उस लेटर को पकड़ा हुआ था और लान वांगजी भी उनके साथ ही उस लेटर को पढ़ने लगता है। और लान वांगजी जब वो लेटर पढ़ता है वो सीधा ज़मीन पर गिर जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ चुका था। ये एक्शन देखकर हर कोई शॉक हो चुका था। अब हर किसी को जानना था कि उस लेटर में आखिर है क्या। और लैन सिचन भी वो लेटर पढ़कर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे।
अब न्यू हुसैन अपनी क्यूरियोसिटी को और दबा नहीं पाता और वो भागते हुए लैन सिचैन के पास जाता है और वो लेटर उनके हाथों से खींच लेता है और उसे ज़ोर से पढ़ने लगता है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.